बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री 9 चैप्टर नंबर 3 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। हम लोगों ने इस चैप्टर की जो पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोगों ने रीड आउट कर ली हैं। वो आपके पास एटॉमिक नंबर या एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस बुक में जो आपके पास सेल्फ असेसमेंट्स हैं, आज से हम लोग उनकी सेल्फ असेसमेंट की देखेंगे। उन सेल्फ असेसमेंट में क्या क्या है आपके पास। सबसे पहले हमारे पास जो सेल्फ असेसमेंट है 3.4, उसमें आपने क्या करना है कि आपने पोजीशन बताई गई है कि किसी भी एलिमेंट की कि उसकी पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है। उस पोजीशन की मदद से आपने फाइंड आउट करना है कि उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सपोज जहाँ पे सेल्फ असेसमेंट जो बताई हुई है 3.4, ऑब्टेन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड सल्फर फ्रॉम देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। कि आपको एल्यूमिनियम और सल्फर की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने बताना है कि इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सपोज अगर आपके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल में देखते हो तो जो आपके पास पीरियड नंबर है एल्यूमिनियम का, पीरियड नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल को ओपन किया आपने, पीरियोडिक टेबल में से देखा कि पीरियड नंबर ऑफ एल्यूमिनियम वो आपके पास क्या है। एल्यूमिनियम का पीरियड नंबर आपको वो क्या शो कर रहा है पीरियोडिक टेबल में 3rd है। और ग्रुप नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कि एल्यूमिनियम का ग्रुप कौन सा है। एल्यूमिनियम का 3rd पीरियड है और ग्रुप भी आपके पास क्या है 3 है। ठीक है, पीरियड नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 3rd है और ग्रुप नंबर ऑफ एल्यूमिनियम क्या है 3a है। अब ये मेरे पास क्या है इसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास पीरियड नंबर होता है वो उसकी nth वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल को शो कर रहा है। क्लियर, nth वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल को पीरियड नंबर शो कर रहा है। तो इट्स मीन कि अगर ये 3rd पीरियड है तो वैलेंस शेल कौन सा होगा, तीसरा वैलेंस शेल होगा। ठीक है, 3rd वैलेंस शेल में आपके पास क्या है 3s 3p है। अब ग्रुप नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इन अ ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वैलेंस ग्रुप नंबर को। इट्स मीन कि अगर एल्यूमिनियम वहाँ पे तीसरे ग्रुप में है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। एस में हम कितने कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लोकेट कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं, जबकि पी सब शेल में हम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर, समझ आ गई है कि आपके पास एल्यूमिनियम का जो पीरियड नंबर है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल वो 3rd है और ग्रुप नंबर ऑफ एल्यूमिनियम क्या है 3a है। आप लोगों ने कहा था, आप लोगों ने रीड आउट की है कि जो पीरियड नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है nth वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल। ठीक है, जब वो nth वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल को शो कर रहा है तो इट्स मीन कि आपके पास क्या है 3s और 3p है। ग्रुप नंबर ऑफ एल्यूमिनियम क्या है 3a ग्रुप है। तो ग्रुप नंबर हम कहाँ से शो करते हैं, जो उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एलिमेंट के, वो आपको क्या शो करते हैं उसका ग्रुप नंबर।
इट्स मीन कि एल्यूमिनियम अगर ग्रुप 3A में है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 3 है। तो आपके पास S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हो? जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन हम अकोमोडेट कर सकते हैं S ब्लॉक में, S सब शेल में, जबकि दो में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें P ब्लॉक में जो है वो लोकेट कर दोगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस शेल में कितने बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे, और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 3s2 3p1 आ जाएगी। क्लियर? इसी तरह से हमारे पास दूसरा है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ नियॉन एंड क्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल। पहला था कि पोजीशन बताई हुई थी, पोजीशन बताई हुई थी कि पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन ये है, उसकी मदद से आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली थी। अब वो कह रहे हैं आपने बताना है, उसका एटॉमिक नंबर दिया होगा, आपने बतानी है कि उसकी पोजीशन जो है वो पीरियोडिक टेबल में क्या है। ठीक है, सपोज आपके पास कार्बन है, नियॉन है, नियॉन आपके पास एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका? 10 होता है। ठीक है, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो सिंपल, तो आपके पास क्या बनता है? 1s2 2s2 2p6। ठीक है, अब आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, ये आपके पास क्या है? K शेल है, ये आपके पास क्या है? L शेल है। ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है? 2s2 2p6 है। अब L जो है आपके पास क्या है? इसका N जो है वो किसके इक्वल है? 2 के, क्योंकि इसका वैलेंस शेल कितना है? सेकंड है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2 + 6 = 8। मैंने कहा कि जो nth वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पीरियड नंबर। nth वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल आपके पास क्या 2 है, सो इट इज प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड। ठीक है, जबकि आपके पास ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? इस पीरियड में 2 + 6 = 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन shows group number, so it is present in 8A group। क्लियर? ये है आपके पास कि आपको पहले बताया जाए कि कोई भी एलिमेंट दिए गए उनकी पोजीशन बताई गई है, उस पोजीशन की मदद से जो पहला पार्ट किया उसमें पोजीशन की मदद से हमने फाइंड आउट करना है कि उसका पीरियड नंबर क्या है और ग्रुप नंबर क्या है। दूसरा उसका एटॉमिक नंबर जस्ट बताया गया और पोजीशन बतानी है कि उसमें उस एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है। ठीक है, आप लोगों ने इस सेल्फ असेसमेंट के जो पहले पार्ट में सल्फर है, सल्फर की आपने पीरियोडिक टेबल को सामने रख के उसकी पोजीशन बतानी है कि पीरियड नंबर क्या है और ग्रुप नंबर क्या है। ठीक है, और फिर उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसी के साथ जो दूसरा पार्ट है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताया गया है, उस एटॉमिक नंबर को मद्देनजर रखते हुए आपने पोजीशन बतानी है पीरियोडिक टेबल में कि इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है। ये दोनों क्वेश्चंस आपने अपनी नीट कॉपी पे करने हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट के साथ कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। रहीम
Class P9, chapter number 4, turning effect of forces. Today our topic is determination of force from its perpendicular components. यानी अब हमने किस तरह से ये चीज़ फाइंड करनी है कि हम किस तरह से फोर्स का तयन कर सकते हैं उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, उसको डिवाइड करके। तो सबसे पहली चीज़ जो नोन होनी चाहिए वो यहाँ पे मैंने देखें एक डायग्रामेटिकली एक स्केच बनाया है आपको बात को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखें आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि आपने एक स्केच जैसे ग्राफ का आप बनाते हैं, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और ये आपके पास वर्टिकल एक्सिस होता है। क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल एक्सिस आपके पास वाई एक्सिस होता है और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है। तो हमने वर्टिकल पे फोर्सेस के वाई कंपोनेंट ले लिए, हॉरिजॉन्टल पे फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट ले लिए। अब हमने कुछ इस तरीके से बात करनी है चूँकि हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास ये तो आपके पास बेस लाइन होगी जिसको हमने ये इसकी टेल थी, ये इसका हेड था जिस वेक्टर से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया फोर्स के एक्स कंपोनेंट को। फिर अब आपने इस तरीके से एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करना है जो एक्चुअली पैरेलल होना चाहिए इस वर्टिकल कंपोनेंट के। तो जब हमने इसको ड्रॉ किया तो देखें अगर ये आपके पास दोनों पैरेलल फोर्सेज हैं तो इट मीन्स कि अगर हमने इसको एफ वाई से सिंबलाइज किया तो हम इसे एफ वाई लिख सकते थे। इसको भी मैंने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर इसकी टेल है और आगे एरो हेड से मैंने इसका हेड शो कर दिया। तो ये दो बेसिकली एक्स और वाई आपके पास दो फोर्सेस के कंपोनेंट्स हो गए। इनका ओवरऑल रिजल्टेंट वेक्टर जो हम फाइंड करते हैं वो किस तरीके से ओरिजिन से आपने बिल्कुल स्ट्रेट एक वेक्टर ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पर लाके इसे एंड करना है। याद रहे जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो शो करता है कि आपके पास जितने हमने सिंगल वेक्टर ड्रॉ किए उनका सम ये है, और जो हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करते हैं उसको हम जो वेक्टर से शो करते हैं उसको हम हमेशा इस तरह से लिखते हैं कि ड्रॉ करते हैं। जो आपके पास ओरिजिन होता है जैसे ये है, इसमें हमने क्या करना है, हमने टेल को टेल से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे आप देखेंगे हेड को हेड से कनेक्ट कर दिया। जब हम 1 बाय 1 सिंगल वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो इससे ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं। मतलब हम देख रहे होते हैं कि हम एक ही हेड पे दूसरे की टेल, फिर एक ही हेड पे दूसरे की टेल अपीयर कर रहे होते हैं, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर में हेड को हेड से टेल को टेल से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आपके पास एक स्केच बन गया है। थीटा शोज एक्चुअली द एंगल, ठीक है, यानी जितने जाविये पे आपके पास ये टोटल फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्रोड्यूस होगी वो आपके पास थीटा है। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरीके से डिराइव किया। कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, जो आपने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ये काम किया मैं आपको बता चुकी हूँ। हमने ऐसे स्केचिंग की। आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास क्या था, ओ आर, और ओ आर बेसिकली सम है किसका, ओ पी प्लस पी आर। ये मैंने लिख दिया। ओ आर को हमने एफ से सिंबलाइज किया हुआ है, ओ पी के लिए हमने एफ एक्स लिखा हुआ है और इस तरह पी आर के लिए हमने एफ वाई लिखा है, वो मैंने इधर लिख दिया। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आपने जो आपके पास ये गिवन ये वाली वैल्यूज़ थी आपने इनका स्क्वायर ले लिया। इनकी फिर जो एक्चुअल वैल्यूज़ आप लोगों ने अपने इस डायग्राम में ली हुई थी आपने उनको पुट किया, उनका स्क्वायर लिया। आपको टोटल रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, फोर्स वेक्टर चाहिए। इसको फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास कुछ वैल्यू इस तरह की आ जाएगी। तो डायरेक्शन जो आपने रिजल्टेंट वेक्टर की फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपने हमेशा टेन थीटा का यूज़ करना है। आपको पता है टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर आर बेस। आप लोग एक स्टेटमेंट माइंड में रखिएगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इससे आपको आसानी हो जाती है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं इनके फार्मूलाज को अपने माइंड में रखने में। तो आपके पास जो टेन होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर आर बेस। परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से क्या बनता है, पी और आर, और बेस आपके पास बनती है ओ पी। ये मैंने इस तरह से लिख लिया। पी आर की वैल्यू भी मेरे पास है एफ वाई और ओ पी की भी है एफ एक्स। दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे मैंने एफ वाई और एफ एक्स इस तरह से लिख दिया। फिर एट द एंड क्या होगा कि जो भी आपको वैल्यूज़ न्यूमेरिकली गिवन होंगी हमने पुट करके थीटा को यानी इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। ये तो मैंने आपको इसकी मेन जनरल डेरिवेशन बता दी कि अगर आपके पास डिराइव करने के लिए रिलेशन आता है। अब फॉर एग्जांपल इसको हम कुछ इस तरह से एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि कैसे हमने इसकी बात की। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एक्स डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू आवर गिवन स्टेटमेंट आर एक्चुअली स्केच अकॉर्डिंग टू राइट हेड टू टेल रूल, ठीक है। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग जो आप लोगों ने ये स्केच ड्रॉ किया है वो आपके पास कुछ इस तरीके से होगा। उसी तरह आपको एफ आई दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ हमने फाइंड करना है, थीटा हमने यानी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। आपने इसमें सबसे पहले डाटा मेंशन किया कि आपके पास एक्स कंपोनेंट फोर्स कितने हैं, वाई कंपोनेंट फोर्स के ये थे। टोटल मैग्नीट्यूड फोर्स का आपको फाइंड करना है, डायरेक्शन आपको फोर्स की फाइंड आउट करनी है। फार्मूलाज आपने पहले यही वाला फार्मूला यहाँ पे अभी डिराइव किया था ना, आपने इसी फार्मूला की हेल्प से आप फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड फोर्स का एफ एक्स भी गिवन है, एफ वाई भी। आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करके कैलकुलेट किया, आपके पास टोटल फोर्स 13 न्यूटन आ जाएगी।
फिर अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है विच इज़ थीटा। थीटा इज इक्वल होता है tan इनवर्स 5f/x। आपको दोनों फोर्स के कंपोनेंट्स डाटा में ऑलरेडी नोन थे, आपने जस्ट उनको डिवाइड किया, कैलकुलेट किया, तो आपके पास टोटल थीटा आ जाएगा 22.6 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप लोगों ने डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली। तो ये बेसिकली आपके दो अननोन फैक्टर अब नोन हैं। आपने मैग्नीट्यूड भी फोर्स का फाइंड आउट कर लिया और डायरेक्शन भी फोर्स की कैलकुलेट कर ली। इस तरीके से आपको हेल्प मिलती है न्यूमेरिकल्स में इन फार्मूलाज को यूज़ करने के लिए। इनकी अपनी बाय हैंड प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।